हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 4th, ये हमारा चैप्टर 4th है। हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो अगर आपने हम चैप्टर 3 डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके चारों पार्ट्स चैप्टर 3 के नेशनलिज्म इन इंडिया के मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से उन्हें देख लेना। जैसे हमने जो लास्ट पार्ट था उसमें भी ये स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि जो बच्चे होते हैं उनको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो मेन रीज़न है कि वो उसको एक इंटरेस्टिंग वे में या तो उन्हें कोई टीचर नहीं मिलता या उनका खुद से ये रहता है, उन्हें बोरिंग लगती है कि हमें क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर आप एक एज अ मूवी, ये जैसे कोई मूवी है, अगर आप मूवी की तरह उसे पढ़ रहे हो, जैसे मूवी के सारे कैरेक्टर्स आपको याद रहते हैं, तो हमने जो लास्ट चैप्टर था वो भी ऐसे डिस्कस किया था। तो आपको ये चैप्टर भी एक एज अ मूवी और अपनी जो इमेजिनेशन को है, जिस पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ले जाओ। ऐसा सोचो कि ये सब अभी हमारे साथ हो रहा है। अगर आप ऐसा फील करके ऐसे इमेजिनेटिव पावर अपनी बढ़ा के पढ़ोगे तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगने लगेगा। और हम इस वीडियो के जो है नोट्स की, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम आप नोट्स नहीं देते रिटर्न। तो मेन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो नोट्स के जो पीडीएफ हैं हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप में, वो ऐसे बहुत सारे रहते हैं। जब तक आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे, और ये कुछ पॉइंट्स बताना ये नेसेसरी नहीं होता, और अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का जब तक आप डिटेल नहीं पता होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपको चैप्टर की पूरी समरी आपको पता है, आपने उसे एज अ मूवी एक स्टोरी की तरह याद करी है, तो आप उसको एग्ज़ाम में लिख के आओगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर मेन पॉइंट्स आ रहे हैं उसको आप अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। और क्या नोट्स बनाने में वरना मुझे कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब होगा जब आप खुद लिखोगे, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। लेकिन नोट्स बनाने का मैं तरीका सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि जैसे इसमें कोई भी मेन पॉइंट आ रहा है तो आपको उस ईयर का एक शीट लो, उस शीट के ऊपर एक पहले चैप्टर का नाम लिखो, उसके बाद इम्पोर्टेंट ईयर जो भी आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे मान लो 1947 आया ईयर, तो अब 1947 आपने ईयर लिखा, उसके सामने लिखो कि उस टाइम पे हुआ क्या है। अगर कोई मूवमेंट हुआ है, कोई आंदोलन हुआ है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें लिखो कि उसका लीड कौन कर रहा था, उस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, और उस मूवमेंट का नाम क्या है, नेम क्या है, नेम ऑफ द मूवमेंट लिखना है कि आंदोलन का नाम क्या था, कौन से साल में हुआ, और कौन लीड कर रहा था, और कौन से प्लेस पे हुआ, कौन सी जगह पे हुआ। जब आप ये चीज़ें लिख लोगे तो आप इजीली, आप तो एक तो आपको रिवीजन करना इजी रहेगा, और आप रिवीजन कर पाओगे और आप सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। तो आपको, और जो ये बुक है आपकी, बुक में आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करोगे, बुक को डीपली पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, और एक शीट पे जैसे मैंने बताया आपको वैसे पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपका फर्दर फ्यूचर तक, जो जब आप फर्दर और क्लासेस में हो जाओगे, हर क्लास में आप हर सब्जेक्ट में ऐसे कर सकते हो। ये सबके लिए ज़रूरी है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो चैप्टर 4th है, इसके अंदर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर हम ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, कि जो हमारा जो ग्लोबल वर्ल्ड, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं आज, कि ये सब कैसे हुआ, कि जो हमारी हिस्ट्री थी, क्या जब अभी क्या कुछ 1991 की आपको सुना होगा आपने कि 1991 में इंडिया ने एक एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें था लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या आपको क्या लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जब ही हुआ जब हमने 1991 की पॉलिसी अपनाई? नहीं, जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत पहले से हो रखा है। जो हमारे जो कॉलोनियल आए थे हमारे देश में, ये जितने भी आप फॉरेनर्स देखते हो जो इंडिया में आए हैं, हमारी हिस्ट्री जो हज़ारों साल पुरानी है,
तो ये जो लोग हम पे जिन्होंने रूल किया, ये सब हमारे देश में क्या करने आए थे, व्यापार करने, ट्रेड के पर्पज से आए थे। तो आप ये देखो, ग्लोबलाइजेशन तो हमारा पहले ही हो रखा था कि हम ट्रेड करते थे, और बाद में इन्होंने जब हमारे देश का शासन देखा था कि यहाँ पे तो राजा को प्रजा से मतलब ही नहीं है, ये सब देखा था, लूप होल्स देखे थे, तब उन्होंने हमारे देश पे शासन करना शुरू किया था। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, की जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड में होता है कि सबसे पहले जो ह्यूमंस के पूरा पढ़ेंगे कि हम सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कि सबसे पहले क्या आया था, हमारा जो सनातन धर्म है ये आया था, ये सब हम स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ते हैं। ये होती है हमारी एंशियंट। और जो मॉडर्न होती है हमारी, एक मिडिएवल होती है। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट होती है उसमें आती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग से बात करते कि हमारे इतने वेद हैं, ये सारे हमें कैसे पता चला, लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें एंशियंट में पढ़ते हैं कि धर्म के बारे में और सारी। और सेकंड हम पढ़ते हैं मेडिएवल में हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे मुस्लिम शासक आए थे, इन्होंने इंडिया पे कैसे कब्जा किया और इंडिया पे कैसे रूल किया। तो इसके अंदर हम मुस्लिम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं मेडिएवल में। और थर्ड में हम पढ़ते हैं, थर्ड को हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और थर्ड में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसे है, कैसे इंडिया ने, इसमें ब्रिटिश आए और इंडिया ने कहा कि अब हमें अपना अलग से डेमोक्रेसी बनानी है, अपने देश को आज़ाद करना है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, तो ये हमारे होते हैं हिस्ट्री के। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, तो मॉडर्न वर्ल्ड से पहले इसके अंदर हम पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, प्री मॉडर्न यानी मॉडर्न वर्ल्ड से पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री कब आई है हमारी, जिसमें हम अपना ये ब्रिटिश के बाद का जो इंक्लूड करते हैं वो मॉडर्न होती है। तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम हमेशा क्या रेफ़र करते कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो इमर्ज हुआ है, जो अभी 50 ईयर्स में आया है। लेकिन हम इस चैप्टर में देखेंगे कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, की ग्लोबल वर्ल्ड ये सिर्फ 50 ईयर्स से नहीं बना, बल्कि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, ट्रेड से माइग्रेशन हुआ। जब माइग्रेशन क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे लोग चले जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं। माइग्रेशन होना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे माइग्रेंट वर्कर कहते हैं कि दिल्ली, कोई बिहार का है वो दिल्ली में चला गया, कोई यूपी में चला गया। तो माइग्रेंट वर्कर, अभी आपने कोरोना के टाइम पे भी वर्ड सुना होगा कि जिनका घर कहीं और होता है लेकिन काम के लिए या किसी अदर पर्पज़ से वो चले जाते हैं। मूवमेंट होना कैपिटल की, और ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से हो रहा है, ये अभी कुछ 50 ईयर्स में नहीं हुआ था। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, कि हमने जो है इन आवर लाइफ टुडे, हमने क्या, जो हम उसके बारे में कि इंटरकनेक्टेडनेस जो है कि वो हम विजुअली हम उन्हें देख सकते हैं आज, कि कैसे हम इंटरकनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू है, हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू है, अपना बिजनेस शिप्स के थ्रू करते हैं। तो इन्हीं सब फेजेस के बारे में पूरे वर्ल्ड में कैसे ये सब इमर्ज हुआ, कैसे इसका मतलब शुरुआत हुई, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो ऑल थ्रू हिस्ट्री, हम सारी हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन की सोसाइटी है वो स्टीडली मोर इंटरलिंक, कि जो मतलब स्टीड का मतलब होता है स्टीडली मतलब आगे बढ़ना। तो इसके अंदर जो ह्यूमन की सोसाइटी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से लिंक्ड है, कि अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे यूएस के लोगों से भी काम है, मुझे फ्रांस के लोगों से भी काम है, साउथ अफ्रीका से भी काम है। तो ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, हमेशा से लिंक रहा है। तो हम एंशियंट टाइम से हमने सुना है कि जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, पिलग्रिम्स हैं, जो वो क्या करते हैं, एक दूसरे
जगह पे ट्रैवल करते थे, अपनी नॉलेज का शेयर करते थे, अपॉर्चुनिटी देखते थे कि वहाँ पे कि हम जो नई जगह गए वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है, लोगों के धर्म क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और वो क्या करते थे, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम वहाँ पे अपना क्या कहते हैं गुड्स लेके जाते हैं, कुछ सामान ले जाते हैं, अपना मनी लेके जाते हैं, वैल्यूज़ लेके जाते हैं, स्किल्स, आइडिया, इन्वेंशंस। और बल्कि आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली को तो मिनी इंडिया क्या कहते हैं बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली में मिनी इंडिया कैसे है कि यहाँ पे दिल्ली में पूरे जो स्टेट है हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स के आपको लोग मिलेंगे। तो हर स्टेट के लोग के हम अलग अलग वैरायटीज़ का फूड ही देख लो, अलग अलग वैरायटीज़ का। इवन आप ये देखो जैसे हम चाइनीज़ फूड खाते हैं, ये सब कैसे खाते हैं, क्योंकि जब हम एक डिस्टेंस से दूसरी जगह हम ट्रैवल करते हैं तो हम वहाँ पे अपनी वैल्यूज़, आइडियाज़, इन्वेंशंस ये सब लेके जाते हैं, और वहाँ के लोगों को भी हम बताते हैं ये सारी चीज़ें। वो एज अर्ली जब 3000 BCE से पहले एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड, एक जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्ड दिख रहा होगा आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये बहुत एक्टिव था। इसके ज़रिए हम क्या करते थे, हम अपना जो है ट्रेड करते थे। ये जो लिंक है बहुत ज़्यादा था। और जो वेस्ट एशिया में था, जो हमारा जो इंडिया है वो एशिया का पार्ट है, तो ये वेस्ट एशिया में था। और फॉर मोर देन अ मिलेनिया कॉवरीज द हिंदी कॉवडी और सीशल्स यूज इन अ फॉर्म ऑफ करेंसी। तो बहुत सारे मोर देन अ मिलियन, और ये कॉवरीज जो है ना, इसके अंदर हम फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो इसमें क्या था, बहुत ही मिलियन जो थे वो क्या कहते हैं कॉवरीज जो थे करेंसी का भी यूज़ करते थे, और ये सारी सीशेल्स का यूज़ करना। कॉवडी को हम सीशेल्स भी कहते हैं, जो सी होता है ना, उसको क्या कहते हैं सीशेल्स में। अब ये फ्रॉम मालदीव से अगर मालदीव से हमें चाइना जाना है, ईस्ट अफ्रीका जाना है, तो हम इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और जो लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो स्प्रेड, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो जैसे आपने अभी कोरोना वायरस भी देखा होगा, तो ये क्या है, चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो रखा है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ऐसे जो थे, जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे उस टाइम पे भी, तो डिजीज़ को हम कैरी करके ले जाते थे। और इन बैक एज द 7th सेंचुरी, अभी हम 21st सेंचुरी की बात में हैं, और अभी हम फ़िलहाल किसकी बात कर रहे हैं, 7th सेंचुरी की। लेकिन 13th सेंचुरी तक आते आते ये जो है इट बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। ये ऐसा लिंक बन गया कि पहले तो कि जो बिल्कुल एक जिसे हम गलती नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल बन गया। जो ये लिंक जो है बहुत यूज़फुल लिंक था कि इससे हम बहुत अच्छे से व्यापार करते थे। अब आप इमेज देखिए, इसमें दे रखा है एक मेमोरियल स्टोन है गोवा म्यूज़ियम में 10th सेंचुरी में। और फ्रॉम द 9th सेंचुरी इमेजेस जो थी, इमेजेस ऑफ शिप्स अपीयर रेगुलरली इन मेमोरियल स्टोन्स में हम इनमें बनाते थे, ये वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ये सब अब है सिल्क रूट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आप ये सिल्क रूट की इमेज देखिए, द सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड इन चाइनीज़ केव पेंटिंग। ये चाइनीज़ की केव पेंटिंग है, चाइनीज़ से हमने उससे ली हुई है। ये आप देखिए सिल्क रूट के बारे में दिखा रखा है पूरा, कैसे हमारा व्यापार होता है। तो सिल्क रूट लिंक, जो सिल्क रूट ने क्या किया, इतना अच्छा ये लिंक बना कि इसने पूरे वर्ल्ड को जोड़ दिया। जो सिल्क रूट्स जो थे वो एक गुड एग्जाम्पल थे वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का, कि प्री मॉडर्न ट्रेड का कि ट्रेड कैसा है, कल्चरल के लिंक्स का, कि एक दूसरे के साथ जाना तो वहाँ कल्चर लेके जाना। और जो सिल्क रूट का जो नेम है पॉइंट्स टू द ये हमें इम्पोर्टेंस बताता है वेस्ट बाउंड चाइनीज़ सिल्क की। जो आपको ये पता होना चाहिए चाइनीज़ की, जो चाइनीज़ होते हैं ना। अब जो सिल्क के बारे में थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में, कि
जो सिल्क है ना 2 टाइप से बनती है। एक तो होती है जो हमारी नेचुरल है, नेचुरल जो होती है सिल्क वॉर्म से बनती है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती है। फिर क्या हुआ, जो चाइना में एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाई, मतलब जिसको सिल्क की तरह वो कपड़ा हमें दिखता था, पॉलीमर और ये सारे जो हम बोलते हैं ना, ये सारे के सारे जो हमने वो सिल्क बनाया उन्होंने, लेकिन वो सिल्क की तरह उसमें शाइन थी, लेकिन वो सिल्क किसी केमिकल से बनाया उन्होंने। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने बताया नहीं वर्ल्ड को कि भाई कैसे बनाया है ये, तो उसका जो रिसर्च है उन्होंने चाइनीज़ ने की थी, तो इस वजह से ये सिल्क नाम दिया इस रूट को, ठीक है। तो क्योंकि और चाइना कहाँ है, वेस्ट में है, क्या कहते हैं, एशिया में है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क, जो चाइनीज़ के सिल्क कार्गोज थी अलोंग दिस रूट, वो बहुत बढ़ गई थी। जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सेवरल सिल्क रूट्स जो हैं, बहुत सारे सिल्क रूट जो हैं ओवर लैंड एंड बाय इंडिया एंड लैंड एंड सी, कि बहुत सारे जो सिल्क रूट हैं लैंड के ज़रिए, सी के ज़रिए जाना, और नीटिंग टुगेदर वॉस्ट रीजन्स ऑफ, ज़्यादातर जो रूट्स हैं वो एशिया के थ्रू हैं। और जो ये लिंक जो लिंकिंग है एशिया को यूरोप से जोड़ना, नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ना, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड। तो हम इनको कहते हैं जो हमारा क्रिश्चियन एरा है, जो क्रिश्चियन एरा है उससे पहले का हम कहते हैं कि क्रिश्चियन एरा आने से पहले ही ये सब एग्जिस्ट करते थे, पहले से थे, हमारा व्यापार पहले से था। ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी में क्या थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, तो बहुत पहले से ये था, तो बहुत पहले ही मतलब इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, इतना पॉपुलर हो गया था। लेकिन जो चाइनीज़ पोट्री थी वो ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट, जो चाइनीज़ जो पोट्री का काम करते थे तो वो भी इसी रूट से जाती थी, एज जैसे टेक्सटाइल जाता था उनका। और एंड स्पाइसी, और क्या है ये चाइनीज़ से क्या देखा आपने, सिल्क का टेक्सटाइल ये सब जा रहा है, पोट्री जा रही है, और जो इंडिया के स्पाइसेस जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे इसी रूट से होके जाते थे। और जब रिटर्न में इनको क्या मिलता था, रिटर्न में इन्हें मिलता था अलग अलग अपना सामान ये देते थे, और वापसी में जो कंट्रीज़ थी यूरोप से इन्हें क्या मिलता था, यूरोप में मेटल्स बहुत होते थे, प्रीशियस गोल्ड है, सिल्वर है, और बल्कि जो साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा क्या है ये मिनरल्स हैं, तो वो ये, और यूरोप से भी हमें क्या मिलते थे, यूरोप वाले हमें ये गोल्ड और सिल्वर एशिया को देते थे। जो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो था वो हैंड इन हैंड होता था, एक चीज़ लो उसके बदले में तुम्हें मिलेगा। जो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज थे ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड, और जो स्टार्टिंग के जो मिशनरीज थे जो इस मिशन में लगे हुए थे वो इस रूट से उन्होंने ट्रैवल किया। एज डिड, जैसे कि मुस्लिम ने भी ट्रैवल किया था, जो मुस्लिम प्रीचर्स थे अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, बाद में मुस्लिम प्रीचर्स भी यहाँ पे आए। और मच बिफोर ऑल दिस, सबसे पहले बुद्धिज़्म, जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, वो इमर्ज हुए ईस्टर्न इंडिया में, जो आए, जो हमारा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट जो है ना ये असम और जो 7 सिस्टर हैं ये सारी की सारी, उस पार्ट में जो सेवरल डायरेक्शंस में जो हमारा ये बुद्धिज़्म फैला, ये भी इस सिल्क रूट की वजह से ही फैला था। अब है हमारा फूड ट्रैवल्स के बारे में हम आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। तो मेन आपको ये याद रखना है इसका यूज़ कौन सी कंट्री से हुआ, क्या क्या हम इसमें करते थे, और मेनली और ये क्या है कि यहाँ पे हम अगर हम उन्हें कुछ सामान दे रहे तो बदले में हमें प्रीशियस गोल्ड और ये सिल्वर मिल रहा है। अब फूड ट्रैवल्स में है स्पैगेटी एंड पोटैटो। अब स्पैगेटी और पोटैटो में क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। फूड ऑफर्स, फूड जो है बहुत ऑफर करता है मैनी एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज के, कि फूड से हम क्या होता है कल्चरल एक्सचेंज, जैसे आप अपनी देखो पास्ता है, नूडल्स हैं, पिज्ज़ा है, ये सारे क्या है, ये फूड कल्चर से तो एक्सचेंज हुआ है, वरना इंडिया में ये सब कौन खाता था पहले, लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड में हर कोई खाता है। तो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम जाते हैं इधर उधर, जो
बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं ना, जब वो सेटअप करते हैं कुछ, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो नई नई क्रॉप्स का भी वो प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। तो इवन रेडी फूड स्टफ, वो बल्कि जो रेडी फूड स्टफ होता है वो डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में वो कॉमन ओरिजिन शेयर करता है, कॉमन ओरिजिन। जैसे कि स्पैगेटी और नूडल्स हैं। अब स्पैगेटी और नूडल्स जो हैं वो बिलीव किया जाता है, जो नूडल्स हैं वो चाइना से आए, वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी, ट्रैवल कि चाइना से आए और फिर वो स्पैगेटी बन गए। अब है जो हम क्या कहते हैं, और जो परहैप्स जो अरब जो थे, चाइना से क्या आया, हमारे नूडल्स जिसको हम स्पैगेटी के नाम से जानते हैं। और फिर जो अरब ट्रेडर्स हैं, अरब ट्रेडर्स क्या लेके आए, पास्ता, जो हम पास्ता खाते हैं वो हमारा अरब के लोग लाए 5th सेंचुरी में। और सिलिसी एंड आइलैंड नाउ इन इटली, ये कहाँ पे आइलैंड है, इटली में है, अरब से आया था। जो सिमिलर फूड जैसे कि हम आर नोन इन इंडिया, और जापान में भी बहुत सारे से सिमिलर फूड्स हैं उनके। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन्स में नेवर भी, कई बार हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिली है, तो हम कुछ गैस वर्क करना शुरू कर देते हैं कि ये हमें यहाँ से मिला होगा। तो बहुत सारी जो कंट्री है उनकी कॉमन फूड हैबिट्स हैं, कॉमन फूड जैसे कि मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड, जैसे हम सबका ज़्यादातर कॉमन फूड क्या क्या है, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, और ये सारे क्या है, आर सोन वर नॉट नोन टू आवर एंसिस्टर अंटिल अबाउट, ये जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे एंसिस्टर्स को इन सब के बारे में पता नहीं था। 5 सेंचुरी से पहले, जो 5th हमारी जो सेंचुरी थी उससे पहले, वो उनको बिल्कुल नहीं पता था कि टोमेटो क्या है, पोटैटो क्या है, कुछ नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ, ये जो फूड्स थे ये वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर, ये यूरोप और हमारे एशिया में कब आए, ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक्सीडेंटली, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया, द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिका। ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने एक बार ऐसे कुछ वो कर रहे थे और एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, अनइंटेंशनली क्या हुआ, तो वो ये क्या है इसका प्रोडक्शन हो गया। फिर उन्होंने देखा ये क्या चीज़ है, और जो अब उसे क्या बोलते हैं हम, एक कॉन्टिनेंट में वो रहते थे और इस कॉन्टिनेंट का नाम अब अमेरिका है। तो वहाँ से हमें क्या मिला, ये सारी चीज़ें मिली कि ये पोटैटो क्या है, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, ये सब, वरना 5th सेंचुरी से पहले हम नहीं जानते थे। तो ये ऐसी देखो मर्चेंट दे रखा है कि कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं एक चीज़ के बदले दूसरी। अब हेयर वी यूज़ अमेरिका, अगर हम अमेरिका वर्ड यूज़ करेंगे, इस वर्ड में हम क्या, कौन कौन सा पार्ट, आप आज का अमेरिका लेके मत चलना, जो ये अमेरिका वर्ड में हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो पूरे कॉन्टिनेंट ही, और कैरिबियन भी हम इंक्लूड करके उस पूरे को अमेरिका बोलेंगे। बल्कि जो बहुत सारे जो कॉमन फूड हैं वो हमारे केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो अमेरिकन इंडियन जिनसे हम बोलते हैं, कि जो बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं हमें वहाँ से मिले, जो अमेरिका में रहते थे ओरिजिनली, अमेरिकन इंडियंस हम जिन्हें कहते हैं, कि उनकी वजह से हमें मिले, जब वो आए तो हमें पता चला। तो कई बार क्या होता था, जो न्यू क्रॉप्स थी वो डिफरेंस बना देती है लाइफ में और डेथ में। अब क्या हुआ कि जो यूरोप था, यूरोप जो है, यूरोप के जो पुअर थे, जो बहुत गरीब लोग थे, अब वो अपने लाइफ को जीने के लिए, अब वहाँ पे जब पोटैटो आया तो उन्हें एक सोर्स मिल गया खाने का। तो अब वो लोग क्या करते थे, पोटैटो बहुत खाते थे। और आयरलैंड के जो सबसे पुअरेस्ट पीजेंट थे, सबसे पुअरेस्ट जो किसान थे, वो पोटैटो पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए कि वो इतने गरीब थे और पोटैटो इतना सस्ता मिलता था उन्हें, कि जब हमारा पोटैटो की, जब उनकी पोटैटो की आयरलैंड के में जो पोटैटो की क्रॉप जो थी वो ख़राब हो गई मिड 1840s में, तो क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो पुअरेस्ट थे, वो भूख के मारे मर गए। तो आप ये देखो पोटैटो का रोल कितना ज़्यादा हो गया था, कि पोटैटो, क्योंकि आपको पता है जब हम पोटैटो खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमारा फीलिंग हो जाती है
कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मिल जाता है और पुअर के लिए तो बहुत अच्छा होता है। क्या उनके पास और भूखे रहने से तो अच्छा, यही बहुत अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। अब एक कन्क्विस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, तो अब इसके अंदर बोलेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी। जब 16th सेंचुरी आई तो जो हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा था है, आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी, जब सी रूट टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका, वो धीरे धीरे है ना, ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो चल रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जब यूरोपियन को पता चला कि एक सी रूट है जिसकी वजह से, जैसे सिल्क रूट है वो, कि हम एशिया में जा सकते हैं सक्सेसफुली और क्रॉस कर सकते हैं वेस्टर्न ओशियन में भी, अमेरिका में भी। तो फॉर सेंचुरीज, बहुत सालों पहले जो क्या था कि इंडियन ओशियन जो था, वो इंडियन ओशियन को जो है वो जाना जाता था ट्रेड के लिए, गुड्स के लिए, पीपल की नॉलेज के लिए, कि जो आप देखो पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो इंडिया में थी। यहाँ के लोग, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतने ज़्यादा रिच थे पूरे वर्ल्ड में। इसी रिचनेस की वजह से जो लोग थे वो हमारे देश में आए और उन्होंने देखा कि इंडियंस तो बहुत ज़्यादा मतलब काम हार्टेड है, उन हम्बल हैं, और जो राजा हैं बेकार हैं, वो प्रजा पे उनको मतलब ही नहीं है, तो वो लूटने उन्होंने मोटिव शुरू कर दिया। अब ये नॉलेज, उनके कस्टम, क्योंकि जो इंडिया वाले क्या थे, वो विश्वास नहीं कर, वो सिर्फ पूजा और इन सब चीज़ों में, रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। किसी को मारना, घूंघट प्रथा वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं थी। जो आप देखते हो कि जो पहले है ना स्वयंवर सच में होता था, कि उस टाइम पे जो लड़कियां थी वो अपना हस्बैंड खुद चुनती थी, ठीक है। लेकिन जब मेडिएवल पीरियड आया, जब ये हमारा मुग़ल काल आया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब है ना, तो अब उनका ये था कि भाई कस्टम्स मजबूरी में चेंज करने लगे, नहीं तो वो उनको उठा के ले जाते थे। मतलब ये कुछ भी लगा लो कि कस्टम्स वो चेंज होने लग गए। तो अब यही है कि वरना पहले ये सब नहीं था, पहले उनको आज़ादी थी। फिर जब अदर रिलीजन के लोग भी आने लगे, तो अदर रिलीजन की वजह से हमें अपने रिलीजन में कस्टम्स में थोड़े चेंजेस लाने लग गए। तो अब ये जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट था, वो सेंट्रल टू ऑल दिस फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क में बहुत क्रूशियल पॉइंट था। अब जो है, जो एंट्रीज जो थी यूरोपियन की, वो हेल्प करती थी एक्सपेंड करना और रिडायरेक्ट करना इन सब चीज़ों को यूरोप में। अब ये देखो आयरिश पोटैटो, देखो जब वहाँ अकाल पड़ा तो कैसे इतना भूखमरी थी वहाँ पे आयरलैंड में, कि वो हंगरी बच्चे क्या कर रहे हैं, जब पोटैटो निकाल लिए ना, फिर भी बार बार खोद के देख रहे हैं क्या पता कुछ बच जाए और हम क्या कहते हैं, हमें मिल जाए। तो 1 लाख पीपल उस टाइम पे भूख के मारे मर गए थे, ठीक है। तो अब बिफोर इट्स डिस्कवरी, अब है अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट। जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी तो अमेरिका कोई इन सब चीज़ों से अलग था, कोई नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन जब 16th सेंचुरी आई तो उसका जो लैंड इतना वास्ट मतलब बहुत बड़ा लैंड था, उनके वहाँ क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती थी, मिनरल्स भी थे। तो ये सब जो था, फिर उन्होंने ट्रेड करना उसका शुरू कर दिया, और हर जगह वो करते थे। अब प्रीशियस मेटल थे, सिल्वर थे, माइंस लोकेटेड थी पेरू और मैक्सिको में, और यूरोप की वेल्थ भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब जो लीजेंड्स जो थे 17th सेंचुरी में, वहाँ पे सेंचुरी यूरोप और साउथ अमेरिका की जो फेवर्ड बहुत वेल्थ जो थी बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे जो सर्च एल डोराडो जो फेवर्ड सिटी थी गोल्ड की, गोल्ड भी मतलब वो इतने रिच थे। अब यहाँ पे ये देखो वर्ड दे रखा है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अब जॉन विंथ्रॉप जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे मैसाचुसेट्स के, जहाँ पे बे ऑफ कॉलोनी इन न्यू इंग्लैंड में, और उन्होंने इन मई 1634 में उन्होंने सिग्नल किया था कि स्मॉल पॉक्स गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द कॉलोनीज। वो इतने
ऐसे अजीब इंसान थे, उन्होंने बोला जो स्मॉल पॉक्स है ना वो गॉड की, भगवान की ब्लेसिंग्स है। और उनके इस नैरेटिव की वजह से आप ये देखो, कम से कम स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत लोग क्या हुए, वो मर गए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये है कि अब पुर्तगीज़ और स्पेनिश जो थे उन्होंने क्या किया, हरा दिया, कॉन्क्विस्ट द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, उन्होंने अमेरिका को हराया और एंड वॉज डिसिसिवली अंडर वे बाय मिड, और फिर क्या हुआ, उन्होंने मिड 16th सेंचुरी तक। अब है यूरोप जो है, यूरोप जो था, यूरोपियन हार गए थे, वो नॉट जस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर का रिजल्ट नहीं था, बल्कि क्या था, जो मोस्ट पावरफुल वो जो वेपन था स्पेनिश के पास, वो वॉज नॉट टू कन्वेंशनली मिलिट्री वेपन नहीं था, कि किसी जो वो जो अमेरिका हारा था वो किसी हथियार की वजह से नहीं हारा था, बल्कि किस वजह से हारा था, वो इसलिए हारा था स्मॉल पॉक्स की वजह से। क्योंकि जब स्मॉल पॉक्स फैल गया था उस वजह से क्या है, बहुत सारे लोगों को हो गया, और जो आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन की उनमें रखना पड़ा, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे उनकी इम्यूनिटी पावर ही नहीं थी कि जो इससे लड़ सके। तो स्मॉल पॉक्स जो है पर्टिकुलरली प्रूव हुआ, बहुत सारे लोग इसमें मर गए और इस वजह से अमेरिका की हार हो गई। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट वाज स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, और ये बहुत ज़्यादा पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत फैल गया था, अहेड ऑफ एनी, किसी भी यूरोपियन के वहाँ पहुंचने से पहले ही वहाँ पे इतना ज़्यादा ये फैल गया, और फिर वहाँ से इट किल्ड एंड डेसिमेटेड, पूरे कम्युनिटी को मर गई, और फिर वो इसलिए वो हार गए। अब है गन्स कुड बी बोट और कैप्चर्ड की। अब इसमें यह है कि गन्स वगैरह से तो कोई जीत सकता है, लेकिन इनसे डिजीज से कोई कैसे जीतेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है डिसेंटर। डिसेंटर क्या होता है, वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट स्टैब्लिश बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, की जो स्टैब्लिश बिलीफ और प्रैक्टिसेस है, कि आप मान लो भी इंडिया में कुछ बिलीव्स हैं और आप उसको मानने से मना कर देते हो कि मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, ये क्या है, तो आप डिसेंटर हो। तो अनटिल जब तक 19th सेंचुरी जो पॉवर्टी और हंगर थी वो कॉमन थी, यूरोप में बहुत गरीबी थी। अभी आप देखते हो ना कि यूरोप कितना अच्छा फलता फूलता है, वहाँ पे कितनी वेल्थ है, लेकिन 19th सेंचुरी में वहाँ पे पॉवर्टी और हंगरनेस बहुत ज़्यादा थी। जो सिटीज़ थी वो क्राउडेड थी, बहुत क्राउड था वहाँ पे, एंड डेडली डिजीज़ वहाँ पे फिर डिजीज़ फैल गई, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे वहाँ पे, और रिलीजियस डिसेंटर्स थे वहाँ पे, आपस में लोग लड़ते रहते थे धर्म के नाम पर, और कुछ उनकी चीज़ों को कुछ बिलीव नहीं करते थे, कुछ मना कर देते थे कि मैं जो ये है आप ऑर्थोडॉक्स हो, मैं आपको नहीं मानता। तो अब ये जो थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका, तो बहुत सारे जब ऐसे हालात देखे तो बहुत सारे लोग अमेरिका चले गए यूरोप छोड़ के, और 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन वर्क बाय, जो प्लांटेशन जो 18th सेंचुरी थी ना, जब तक प्लांटेशन का काम तो स्लेव्स करते थे, वो क्या करते थे, दास बना लेते थे अफ्रीका में, वो जो कैप्चर करते थे, वर्क बाय स्लेव्स कैप्चर्ड, जो अफ्रीका में उन्होंने जो कैप्चर कर रखे थे अफ्रीकन्स को, फिर उनसे वो काम करवाते थे प्लांटेशन का, कॉटन, शुगर, ये सब यूरोपियन मार्केट्स में, अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी में जो चाइना और इंडिया जो थे अमंग द वर्ल्ड, उस टाइम पे ये देखो 18th सेंचुरी, अब 21st चल रही है ना, 18th तक इंडिया और चाइना सबसे अमीर कंट्रीज़ में थे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हाउवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी से ही क्या हो गया था, चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड, चाइना ने क्या किया 15th सेंचुरी से ही थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे सीज ओवरसीज पे, और रिट्रीट इनटू आइसोलेशन में आइसोलेशन में हो गया था।
कर दिया उसने। तो चाइना का जो रोल था रिड्यूस कर दिया था उसने रोल और राइजिंग इम्पोर्टेंस, और उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी, अमेरिका को। और जो सेंटर का जो वर्ल्ड ट्रेड था वो वेस्टवर्ड चला गया। अब क्योंकि चाइना ने ये सब मना कर दिया तो वो जो सब वर्ल्ड का फोकस था वेस्ट की तरफ चला गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। वेस्टर्न यूरोप जो है अब ट्रेड कहाँ पे, फिर यूरोप में ट्रेड बढ़ने लगा, और वरना कहाँ था, इंडिया में और चाइना में सबसे ज़्यादा होता था। अब यहाँ पे ये देखो स्लेव्स की देखो, अब बेचारों को अब यहाँ पे न्यू ऑरलियंस इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1851। आप यहाँ स्लेव्स देख सकते हो इस इमेज में। ए प्रोस्पेक्टिव बायर केयरफुली क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहा है स्लेव्स को, और उनको लाइन से लगा रखा है। और इनका ये देखो, स्लेव्स वो होते थे कि उनका ऑक्शन इंसानों का, उनको बोली लगा के उनको खरीद लेते थे और उनसे पता नहीं कितने काम कराते थे, कितने गंदे गंदे। और फिर क्या है, और उनको बिल्कुल खाने के लिए भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं वो करते थे। ठीक है, तो अब ये पूरा हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर जो पार्ट इसका हम पढ़ेंगे द 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर होगी हो। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, पहले तो आपको इसको 1-2 बार सुनना है और फिर अपने जो भी इम्पोर्टेंट लगे अपनी बुक में उसे अंडरलाइन खुद करो, अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी टीचर के भरोसे मत बैठो। और जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको एक पेपर पे लिखो कि ईयर्स लिखो और उस साल में क्या हुआ था वो लिखो, उस चीज़ का नाम लिखो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। और हम नेशनलिज्म जो चैप्टर 3 है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देख लेना। टिल देन गॉड ब्लेस यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स एंड देन बाय।